Hello learners, I am Prachibist. In this video, we are studying Contemporary World Politics Chapter 1, The Cold War Era. Let's start. इस चैप्टर में हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि कोल्ड वॉर से पहले क्या हुआ था। कोल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 में ख़त्म हुआ था। और वर्ल्ड वॉर 2 दो पावर्स के बीच में हुआ था, अलाइड पावर और एक्सिस पावर, जो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 था वो दो पावर्स के बीच में हुआ था, अलाइड पावर और एक्सिस पावर। अब देखते हैं अलाइड पावर और एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। अलाइड पावर में यूएसए थी, यूएसएसआर थी, ब्रिटेन थी और फ्रांस थी। यूएसएसआर को हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। और एक्सिस पावर में जर्मनी थी, इटली थी और जापान था। ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो यूएसए और यूएसएसआर अलाइड पावर में नहीं थे। तो जापान ने देखा कि यूएसए लड़ाई में नहीं है, इसलिए जापान ने क्या किया, यूएस का एक नेबर बेस था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, वहाँ जापान ने अटैक कर दिया। इसकी वजह से यूएसए को गुस्सा आया और वो भी अलाइड पावर का मेंबर बन गया। अब हम जानेंगे यूएसएसआर कैसे बना अलाइड पावर का मेंबर। तो यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, फ्रेंड्स थे दोनों। पर जर्मनी ने देखा यूएसएसआर फाइट नहीं कर रहा, इसलिए जर्मनी ने यूएसएसआर पे अटैक किया। तो इसकी वजह से यूएसएसआर भी अलाइड पावर का हिस्सा बन गया। पावर जीत गई थी हमारा, ये वर्ल्ड वॉर 2 हमारा अलाइड पावर जीत गई थी। 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। कैसे ख़त्म हुआ था, जब यूएसए ने जापान पे 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। जो था फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब था हिरोशिमा, जिसको हम लिटिल बॉय भी कहते हैं, वो 6 अगस्त 1945 में गिराया था यूएसए ने जापान पे। और एक था नागासाकी फैटमैन, 9 अगस्त 1945 में गिराया था ये बॉम्ब यूएसए ना जापान पे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था, हमें 2 सुपर पावर मिली, यूएसए और यूएसएसआर। अब आप सोच रहे होंगे कि अलाइड पावर में तो ब्रिटेन फ्रांस भी थे, तो वो क्यों नहीं बने सुपर पावर। ब्रिटेन फ्रांस इटली जर्मनी यूरोप में थे, उनके बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ था, जिससे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, उनका बहुत नुकसान हुआ था, वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गई थी। इसलिए वीक कंट्री तो सुपर पावर बन नहीं सकती, इसलिए यूएसए और यूएसएसआर हमारी सुपर पावर बनी थी। हमारी 2 सुपर पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर। अब हम इन दोनों सुपर पावर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा का फर्स्ट टॉपिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ेंगे, जो 1962 में हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मान लो कि ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है और ये क्यूबा है। उस टाइम यूएसए का जो प्रेसिडेंट था वो था जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर का प्रेसिडेंट थी निकिता ख्रुश्चेव। और क्यूबा का जो उस टाइम लीडर था वो था फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, वो था फिडेल कास्ट्रो। तो जो यूएसए था वहाँ पे कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो होती थी और यूएसएसआर और क्यूबा में कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो होती थी। जो क्यूबा था वो यूएसए के एकदम नीचे था। ठीक है, जो क्यूबा था वो यूएसए के एकदम नीचे था। तो निकिता ख्रुश्चेव ने सोचा कि यूएसए क्यूबा पे जो क्यूबा था वो यूएसए के एकदम नीचे था। तो यूएसएसआर के लीडर निकिता ख्रुश्चेव ने सोचा कि यूएसए क्यूबा को
अपने साथ कर सकता है, क्योंकि क्यूबा यूएसएसआर के साथ था उस टाइम। तो यूएसएसआर ने अपनी शिप्स भेजनी स्टार्ट की क्यूबा पे। यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी। ये बात यूएसए को 21 डेज़ के बाद पता चला, मतलब 3 हफ्ते के बाद यूएसए को ये बात पता चली। यूएसए डर गया, तो यूएसए ने यूएसएसआर को बोला कि क्यूबा से मिसाइल हटाओ, वरना हम वॉर स्टार्ट कर देंगे। अगर वॉर स्टार्ट हो जाता है तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। इसलिए यूएसएसआर ने क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल हटा दी। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा गया है। मतलब ये जो प्रॉब्लम जो यूएसएसआर ने जो शिप्स वगैरह भेजी थी ना क्यूबा पे, और जो मिसाइल्स वगैरह लगा दी थी, इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा गया है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। जो क्यूबन मिसाइल एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोल्ड वॉर। मेन रीज़न क्या था कोल्ड वॉर का? मेन रीज़न था कोल्ड वॉर का आइडियोलॉजी डिफरेंसेस। यूएसए कैपिटलिज्म फॉलो करता था और यूएसएसआर कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो करता था। अब हम ये जानेंगे कि कैपिटलिज्म में क्या होता था और कम्युनलिज्म में क्या अलग था। ठीक है, कैपिटलिज्म मतलब यूएसए में फ्री मार्केट इकोनॉमी थी। यूएसए में फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, मतलब यूएसए की लैंड रिसोर्सेज पे कंट्रोल मार्केट का होता था। जबकि यूएसएसआर में एक इंसान अपनी नीड के हिसाब से ही लैंड खरीद सकता था। यूएसएसआर में स्टेट का कंट्रोल था, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल था यूएसएसआर में। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ठीक है, मतलब यूएसए में मल्टी पार्टी सिस्टम था, लोग अपने लीडर्स खुद चुनते थे। और यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम था, मतलब एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, तो उसी तरह यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी। बट इनमें यूएसएसआर में वन पार्टी सिस्टम था। और मेन रीज़न था वेस्टर्न अलायंस थी यूएसए की, और यूएसएसआर की ईस्टर्न अलायंस थी नाटो 12 कंट्रीज से मिलके बना था। इसलिए बना था क्योंकि अगर इनमें से किसी भी कंट्री में यूएसएसआर हमला करता तो यूएसए को लगता कि यूएसए पे हमला किया है, इसलिए यूएसए की सारी कंट्रीज हमला कर देंगी यूएसएसआर पे, मतलब वॉर स्टार्ट कर देंगी। इसलिए ये नाटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश हुआ था नाटो 1949 में, और इसमें 12 स्टेट्स थी। इसलिए यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया जो इस्टेब्लिश हुआ था इन 1955 में टू एनकाउंटर नाटो। Cold War. The Cold War referred to the competition, the tensions and a serious confrontation between the USA and USSR backed by their respective allies. नहीं करना चाहते थे, मतलब टेंशन हो गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि कभी भी वॉर हो सकता है। बट ये दोनों कंट्रीज़ वॉर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इनको पता था कि अगर वॉर हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप सोच रहे होगे कि अलाइज़ क्या है। ये अलाइज़ क्या है? तो ये अलाइज़ इन 1945 द होल वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सम कंट्रीज सपोर्टेड यूएसए एंड सम कंट्रीज सपोर्टेड यूएसएसआर। दीज सपोर्टेड कंट्रीज कॉल्ड अलाइज़। मतलब जो यूएसए को फॉलो करती थी वो यूएसए की अलाइज़ होती थी, और जो यूएसएसआर को फॉलो करेगी वो यूएसएसआर की अलाइज़ होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वॉर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वॉर क्या थे? आइडियोलॉजी डिफरेंस थे इनकी, एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट हो गया था, आर्म्स रेस, हाई मिलिट्री सेटअप्स, आर्म्स रेस होने लग गई थी दोनों कंट्रीज़ के पास कि किसके पास ज़्यादा वेपन्स है, किसके पास ज़्यादा आर्म्स रेस होने लग गई थी। स्पॉइनेज मतलब जासूसी। अब हम पढ़ेंगे लॉजिक ऑफ डिटरेंस। व्हाट इज़ लॉजिक ऑफ डिटरेंस? लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है?
It means that both sides have capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. मतलब है कि यूएसए और यूएसएसआर ये वॉर कर सकते थे, इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपन्स वगैरह थे, बट इन्होंने वॉर इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको पता था कि अगर हम ये वॉर कर देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इन दोनों कंट्रीज़ ने वॉर नहीं किया। इसलिए ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में नहीं बदला।